नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के मैप को संदर्भ में रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी किताब को लेकर हम बात कर रहे हैं और हर एक चीज़ का एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है इस किताब के आधार पे। भारत की समुद्री जो सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बनाया गया है उसके आधार पे बात करेंगे। जलवायु और दिन रात की अवधि, भारत के अंदर कुछ असमानताएं होती है मौसम में, कि एक जगह मौसम अलग होता है, दूसरी जगह मौसम अलग होता है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मानक समय रेखा, कर्क रेखा, द गोल्डन क्रॉस, ये दोनों रेखाएं कहाँ मिलती है, किस तरह मिलती है, कितने राज्यों से गुजरती है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप और सीमा विवाद और भौगोलिक अवरोध, जो हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, इनको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में इसको शामिल किया जाता है, हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो हम थोड़ी सी झलक देखेंगे, बाकी अगली क्लास में इसको डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को काफ़ी अच्छे से और एक्सप्लेन के साथ। ध्यान से पूरी क्लास देखना और अच्छे से इस चीज़ को नोटिस करना और समझने की कोशिश करना। उसके बाद आपको बस एक काम करना होता है कि इसमें फैक्ट डालने होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी की किताब आपको बता देती है और आपकी कवर कर लेती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम वापस अक्षांश और देशांतरी स्थिति भारत की देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। बार बार लिखेंगे तो हमें रट लेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, इसलिए हम बार बार लिखते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। और यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, मिनट है, ये मिनट ऐसे लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, आपके मन में उठता होगा कि ये डिग्री 6 है तो कहाँ तक, 100 तक जाती है या 60 तक जाती है? तो ये राइट है, 60 मिनट जैसे ही होते हैं और यहाँ पे 0 हो जाता है, मतलब और इधर 1 डिग्री बढ़ जाती है, ऐसे चलता है ये। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारा पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसी को छोड़ा था, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो ध्यान से भारत का मैप देखो आप। पहले हमने बना रखी है लाइन, ये है कर्क रेखा। माही नदी एक नदी है जो 2 बार काटती है, इसलिए हमने छोटा सा संकेत दे दिया है। बाकी ये लाइन जो है ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ पे त्रिपुरा और ये मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब आपके सामने हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन को लिखना। कर्क रेखा भारत के मतलब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन लिखना, कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है? पहला क्वेश्चन, कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है? कितने राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, और कितने राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है? ये 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 100% कर्क रेखा से पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है राजधानी को लेकर। तो आपको इससे राजधानियाँ भी पता हो जाएगी कि 8 राज्यों की राजधानियाँ कौन सी है। दूसरा कि राजधानियाँ कहाँ पे स्थित है कर्क रेखा में, वो भी पता चल जाएगा, और इससे कर्क रेखा की आपको स्थिति भी पता चल जाएगी। आपको हर राज्य की स्थिति बनानी है। हर राज्य बनाने के बाद उसमें कर्क रेखा के लिए डॉट लगाना है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी सरलता हो जाएगी। अब ये लाइन देखिए आप, ये लाइन गुजरती है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर किस जिले में, छत्तीसगढ़ के राज्य, छत्तीसगढ़ के राज्य के अंदर किस जिले में, किस स्थान पर ये लाइन क्रॉस, जो हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस, द गोल्डन क्रॉस, इनका मिलन होता है? हमने पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे से इसकी चर्चा की थी। तो ये आंसर भी आप कमेंट में दीजिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए कि जो द गोल्डन क्रॉस लाइन, द गोल्डन क्रॉस लाइन होती है कर्क रेखा और मानक समय रेखा का मिलन स्थान कहाँ पे होता है? तो छत्तीसगढ़ में तो मिलती है ये, लेकिन छत्तीसगढ़ में किस जिले में मिलती है और कौन से स्थान पे ये मिलती है? इसको आपको, ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि हमने इस पर चर्चा कर चुके हैं। मानक समय रेखा और कर्क रेखा। मानक समय रेखा यूपी के नैनी से गुजरती है, लखनऊ। अब इस लखनऊ का नाम अभी बदल दिया गया है, तो आप बताइए कमेंट में कि लखनऊ का नाम बदलकर उस लखनऊ का नाम अभी क्या रखा गया है। ठीक है, उसके बाद लखनऊ से गुजरती है ये
मिर्ज़ापुर से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है, ठीक है। ये इसका है कि यूपी के नैनी से होके गुजरती है। मिर्ज़ापुर राजधानी है, लखनऊ जिसका नाम अभी क्या बदला गया है ये आपको बताना है। उसके बाद और क्वेश्चन निकल सकते हैं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। मानक समय रेखा की स्थिति क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कह दो या 82 डिग्री 30 मिनट कह दो, दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 भी लिखा हो सकता है और 82.5 भी लिखा हो सकता है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हम आपको क्या करना है, यहाँ पे राज्य बनाने हैं। यहाँ पे होगा यूपी, सबसे उत्तर में यूपी, सबसे दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो 1 2 3 4 5 काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये राज्य बनाने हैं और ये राज्य बनाने हैं। हर राज्य की राजधानी का डॉट लगा, इसमें नहीं पूछी जाएगी राजधानी, लेकिन फिर भी आपको डॉट लगाना है कि किसकी राजधानी इस तरफ है, पश्चिम में है, किसकी राजधानी पूर्व में है, ये आपको डॉट लगा के बताना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, काफ़ी आसान कर रहे हैं हम चीज़ों को समझने के तौर पे। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जलवायु और दिन रात की अवधि। ये पॉइंट डालना आप, द गोल्डन क्रॉस, कर्क रेखा, मानक समय रेखा का मिलन, फिर हम ये डिटेल जो आपको बताया इस डिटेल को करना। उसके बाद हम आगे चलते हैं जलवायु और दिन और रात की अवधि, ठीक है। तो एक बार अगर उतारना चाहो तो बना लो, इस लाइन को बना लेना, लेकिन आपको कार्बन पेपर लेना है, उससे क्या करना है कि छाप देना। 5 स्टेट ये, 8 स्टेट ये, टोटल 13 स्टेट हो गए, और फिर उन स्टेट में लाइन खींच देना, इससे आपको पता चल जाएगा। ये 82.5 डिग्री लाइन है। तो ठीक है, चलते हैं। एक चीज़ समझना है यहाँ पे, हम जब गाइड पढ़ते हैं तो गाइड के अंदर हमको 1000 फैक्ट मिलते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि एक टॉपिक पर मिलते हैं सारे फैक्ट। मतलब कि जैसे हम हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय के दर्रे सारी चीज़ें मिल जाती है। एनसीईआरटी की किताबों में क्या होता है कि आपको हल्की सी जानकारी मिलती है बस, जैसे कि ये मैप दिया गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी जाती है, उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरी जो किताबें होती है, जैसे एनसीईआरटी की 9th-10th क्लास की किताबें, उन किताबों के अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाती है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने गाइड पढ़ी तो उन गाइडों में क्या होता है कि सभी एनसीईआरटी को मिला दिया जाता है, सभी फैक्ट को मिला दिया जाता है और शॉर्ट में नोट्स बना के आपके सामने रख दिए जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है कि थोड़ी जानकारी 9th क्लास में, थोड़ी जानकारी 10th क्लास में, थोड़ी जानकारी 11th 12th में, ऐसे चलती जाती है। और जो फर्स्ट चैप्टर में जानकारी दी जाती है तो थोड़ी जानकारी अगले चैप्टर में दे दी जाती है, ताकि बच्चा बोर ना हो और वो निरंतर उन चीज़ों को रिपीट कर सके, ठीक है। तो समझाने के लिए इस तरह चीज़ें बताई जाती है। अब हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमने दर्रे नहीं पढ़े, हमने हिमालय की वास्तविक स्थिति नहीं पढ़ी, हमने स्थिति और विस्तार में सिर्फ इतना ही पढ़ा, हमने भारत का समय नहीं पढ़ा अभी तक कि किस समय में कहाँ पे क्या समय हो रहा है, कहाँ पे क्या समय हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में क्या समय, ये आपको 11th क्लास में मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास के लिए होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जलवायु और दिन रात की अवधि, इसको बारीकी से समझना। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत के अंदर, यहाँ से, फिर यहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की स्थिति होती है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा की स्थिति होती है 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री हो गई। अब भारत के अंदर क्या होता है कि ये जो स्थिति है कर्क रेखा के ऊपर की, और ये जो स्थिति है कर्क रेखा के नीचे की, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ। ये दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत। हम इसको बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं हम उपमहाद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इस हिस्से को हम बोलते हैं। अब ध्यान से एक चीज को नोटिस करना, यहां से लगा के ये इधर का हिस्सा का निर्माण तो हुआ तैतीस सागर से, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद
अब ध्यान से देखिए आप, अब ध्यान से देखना है और चीज को समझना। ये हिस्सा है पूरा, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत या उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं इसको? उपमहाद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये द्वीप से टूट के अलग हुआ है, मतलब अफ्रीका जो महाद्वीप है उस द्वीप से टूट के अलग हुआ, तो उसका एक हिस्सा है, इसलिए उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। दूसरी चीज, प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। सिंपल सी बात है, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। हमारे बात करनी है जलवायु और दिन रात की अवधि की। यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है, और ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री है। अब आपको पता है, हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में, हमने आपको ये बताया कि हमारा जो देश है उसके बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। लेकिन एक स्थिति और बनती है, एक स्थिति और बनती है। देखो, बोल है सूर्य की स्थिति अक्षांशीय आधार पे, ये 23.5 डिग्री रेखा, ये 23.5 डिग्री रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, सूर्य की स्थिति इनके मध्य ही रहती है। इनसे ऊपर सूर्य नहीं जाता है और इधर सूर्य नहीं जाता है, इधर जाती है तो बस किरण है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये कर्क रेखा है और ये हमने पृथ्वी रखी। अब ये जो लाइन है, ये लाइन ये है, ये जो लाइन है वो लाइन ये है। अब यहाँ तक कि सूर्य की स्थिति आती है, यहाँ तक कि सूर्य की किरणें पड़ती है, मतलब कि सूर्य की जो स्थिति होगी यहाँ से यहाँ पर सूर्य होगा, सूर्य इधर अब नहीं जा सकता। ठीक है, और ये जो लाइन है ये 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री भारत के दक्षिण से होकर गुजरती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो भारत की स्थिति बताती है बीचों बीच। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे भारत के अंदर, भारत के अंदर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। भारत के अंदर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। आंसर होगा इसका कर्क रेखा। ये तो लाइन हुई, आंसर होगा इसका कर्क रेखा, ये तो लाइन हुई। हमारा यहीं से एक नया क्वेश्चन उठता है, सूर्य की स्थिति बीचों बीच पड़ती है, लंबवत पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है। कर्क रेखा भारत में कहाँ पे स्थित है? ठीक है, कर्क रेखा भारत में कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा भारत में कहाँ पे स्थित है? आप जवाब दोगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच स्थित है। मतलब ये जो लंबवत है ये कर्क रेखा है, तो भारत के यहाँ पे, भारत के यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, मतलब कि सूर्य की किरणें इधर तिरछी ही जाएगी। अब यहाँ पे इधर तिरछी ही पड़ेगी, यहाँ पे सूर्य नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट करना है यहाँ पे। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब ध्यान से सुनो और समझो इस चीज को। ये भारत का है साउथ, दक्षिण, ये भारत का है नॉर्थ। अब मुझे बताओ, दिन कहाँ पे बड़ा होगा और दिन कहाँ पे छोटा होगा? अगर अगर यहाँ पे ये कर्क रेखा हमने बनाई थी, यहाँ पे अगर सूर्य की स्थिति है तो सूर्य की तिरछी किरणें यहाँ तक काफ़ी तीव्र गति से पहुँचेगी। ठीक है, तीव्र गति मतलब ज़्यादा रोशनी पहुँचा पाएगी और ज़्यादा देर टिक पाएगी। लेकिन सूर्य की स्थिति अगर मकर रेखा पे है तो सोचो, यहाँ पे अगर सूर्य की स्थिति है, यहाँ पे सूर्य की स्थिति है, तो आसानी से किरणें यहाँ पे पहुँच जाएगी, आसानी से किरणें लद्दाख तक पहुँच जाएगी, जो इंदिरा कोल होता है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगी। लेकिन आखिरी पॉइंट है इंदिरा कोल भारत का, वहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच जाएगी। लेकिन
सूर्य की किरणें मकर रेखा पे है, मतलब कि 0 डिग्री लाइन तो यहाँ पे है, इससे भी 23.5 डिग्री नीचे है। तो लद्दाख में यहाँ पे किरणें पहुँचने में मुश्किलात होगी, काफ़ी कम पहुँच पाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लद्दाख में सूर्य की किरणें किरणों में ज़्यादा असमानताएं पाई जाएगी। मतलब कर्क रेखा के पे अगर सूर्य होगा तो वहाँ पे 1 घंटा या 2 घंटा के दिन का अंतर होगा, लेकिन अगर लद्दाख में सूर्य की किरणें मकर रेखा पे है तो आपको क्या करना है, बनाना है भारत का मैप। हम बताते हैं, चीज़ आसान हो जाएगी। इस तरीका का मैप बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है लद्दाख, ठीक है। यह आपको बनानी है कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है कि आपको ये जो हिस्सा है इसको हाईलाइट करना, हाईलाइट मतलब इसको गोला करना, अलग करना है इसको। ये समझाना है कि सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, लंबवत। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत करता है तो इन स्थानों पे भी लंबवत होगी। लेकिन लद्दाख में सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती है, तो सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पे होगा तो लद्दाख में जो अंतर होगा वो 4 या 5 घंटे का अंतर होगा। एक दिन में 4 या 5 घंटे का अंतर होगा। इस बात को, दिन और रात में कम से कम 5 घंटे का अंतर होगा। इस बात को चलने, दिन और रात की अवधि कितनी होगी, हमारे कितने घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मकर रेखा पर सूर्य होगा तो आप सोचिए कि सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट में कि सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, अप्रैल में होता है, मार्च में होता है, 23 मार्च को होता है, 23 अप्रैल को होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, दोनों कमेंट में आंसर दीजिए। अब यहाँ पे एक डीपली हम जा रहे हैं। लद्दाख के अंदर वो अंतर 4 या 5 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि मकर रेखा पे होगी तो यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएगी, कम पहुँच पाएगी लेकिन कम पहुँच पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कितना अंतर होगा, यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 1 या 2 घंटे का अंतर होगा मात्र, मतलब यहाँ से डबल अंतर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये होता है दिन और रात की अवधि को समझने को लेकर। तो आप लिखिए जलवायु और दिन और रात की अवधि। जलवायु को लेकर चर्चा करनी है, लेकिन एक बार ये पॉइंट लिखिए फिर आगे चलते हैं। जलवायु, दिन और रात की अवधि पॉइंट डालना, उसमें लिखना, ये मनाना, फिर ये क्वेश्चन लिखना, भारत के अंदर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है क्योंकि कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का भारत में कहाँ पर स्थित है, भारत के बीचों बीच स्थित है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। उसके कारण लद्दाख तक सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचती है, और जब सूर्य मकर रेखा पे होता है, इस लाइन को लिखना कि सूर्य जब मकर रेखा पे होता है तब सूर्य की किरणें लद्दाख तक पहुँचने में काफ़ी कम पहुँचती है और काफ़ी जल्दी वापस चली जाती है। तो इसके कारण लद्दाख के अंदर रात काफ़ी बड़ी हो जाती है, दिन काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो अब आप सोच के इस चीज़ को लिखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब समझना यहाँ पे एक बार वापस, लद्दाख और हमने बात की, अब हमने रात का तो बता दिया कि रात बड़ी होती है, 4-5 घंटे का अंतर होता है। या दिन बड़ा होता है, तो दिन के समय जब वो अंतर कम होगा तो आप देखिए कि उस दिन और रात के अंतर में कितना ज़्यादा अंतर कम हुआ है। मतलब आप पहले 5 घंटे का जो अंतर आ रहा था वो कम होगा तो 2 घंटे, तो 2 घंटे अंतर कम हो रहा है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे वो 1 घंटा ही हो रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ की तुलना में यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, और उसके कारण लद्दाख में जो दिन है वो उनका अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिन और रात की अवधि तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना होता है। अब हम आगे चलते हैं।
यहाँ तक हमने देखा। अब जलवायु को लेकर बात करते हैं। जो 2-3 फैक्ट आपके रह रहे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये जो उपमहाद्वीप हमने बनाया है, इसको अगर स्पष्टता से हम देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी इसमें मिलेगी, निकल के आएगी। देखना यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। ये जब आप एटलस देखते हो या कोई किताब देखते हो तो आपको एक उपमहाद्वीप मिलता है, वो हिस्सा इतना ही मिलता है। इस साइड में जो होते हैं ये कटिबंध होते हैं, मतलब तट होते हैं। ये नदियों के द्वारा मतलब पानी भरा होता है यहाँ पे, ठीक है। बंदरगाह बनाए गए होते हैं, इस तरह के हिस्से होते हैं। ये बहाव क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे इधर एस्चुरी बनती है, जो दर्रे बनते हैं छोटे छोटे। मतलब यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है तो नदियाँ तीव्र गति से जाती है, तो ज़मीन को काटते हुए रास्ते बनाते हुए जाती है। ये हो गया। अब जलवायु की बात करते हैं। जलवायु, जलवायु अब बताइए, इधर समुंदर, इधर भी समुंदर, बीच में स्थल। स्थल ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, ये हमको पता है। लेकिन चारों तरफ एक पानी का वातावरण बना दिया जाए, चारों तरफ पानी का वातावरण बना दिया जाए और बीच में एक जगह खाली छोड़ दी जाए, जैसे कि आपके गांव के अंदर नहरें आती होगी या आपके गांव के अंदर नदियाँ आती होगी। रात के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्मी, आप जब घर पे रहते हो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी का मौसम है। आप जब उस नदी की तरफ जाते हो आपको ठंड लगने लगती है। आप बताइए, स्थल मौजूद है, आप स्थल पे ही चल रहे हो तो आपको ठंड क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि आपके आसपास क्षेत्र में पानी है। काफ़ी तीव्र गर्मी पड़ रही है, काफ़ी तीव्र गर्मी पड़ रही है, लेकिन तापमान में इतना अंतर नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। ये हवाएं चलती रहेगी। अब दूसरी चीज़, धूप पड़ रही है काफ़ी तेज। स्थल खंड जल्दी ठंडा होगा और पानी धीरे ठंडा होगा। सॉरी, स्थल खंड जल्दी गर्म होगा और पानी धीरे गर्म होगा। जब तक पानी गर्म होगा तब तक क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। तो जो पानी गर्म है वो रात भर हवाएं गर्म चलती रहेगी। 4 बजे 5 बजे वो ठंडा माहौल बनने लगेगा, वापस काफ़ी ज़्यादा ठंडा माहौल बनने लगेगा। तब तक वापस सूर्य की किरण आ जाएगी। तो ये स्थान जब तक ठंडा होने लगेगा, सूर्य की किरण इसको वापस गर्म करने लग जाएगी। लेकिन इधर तो ठंडा हो चुका है, तो ये वापस ठंडी हवाएं चलेगी और ये शाम तक वापस गर्म होगी। तब तक ये स्थान काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, इसको ये हवाएं वापस ठंडा कर देगी। तो इस तरह विपरीत चलता रहता है इसमें, ठीक है। इसको समझ गए होंगे आप, काफ़ी बारीकी से हमने समझा दिया। इसलिए तापांतर जो होता है, तापांतर, वो तापांतर काफ़ी कम होता है। तो पॉइंट लिखिए काफ़ी, फिर आगे चलते हैं। मैं बोलूँ जो लिखना, लिखना यहाँ पे कि भारत में, लिखना भारत में, ठीक है, जलवायु, भारत में जलवायु में तापांतर पाया जाता है। भारत में जलवायु में तापांतर पाया जाता है। अब आप सोचो यहाँ पे और लिखना, आगे शुरू करना पॉइंट को। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जो तापांतर है वो लगभग कितना, 100 डिग्री, लगभग 100 डिग्री का अंतर पाया जाता है। और दक्षिण भारत में जो तापांतर है वो लगभग 15 डिग्री, 15 से 28 डिग्री का अंतर पाया जाता है। 15 से 28 डिग्री का अंतर पाया जाता है। अब इसको समझ लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखो, यहाँ पे जो तापमान रहता है वो तापमान 17 डिग्री, 18 डिग्री से 28 डिग्री तक ही जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो 14-15 डिग्री का तापांतर होता है, बस मामूली सा। क्यों? क्योंकि समुद्र की हवाएं, जब ये स्थान गर्म होता है तो ये हवाएं इसको ठंडा कर देती है, जब ये स्थान ठंडा होता है तो समुद्र की हवाएं इसको गर्म कर देती है, इस तरह होता है। लेकिन राजस्थान देखिए हमारा, -55 डिग्री, +55 डिग्री तापमान चला जाता है गर्मियों में। लेकिन वहीं लद्दाख के अंदर -45 डिग्री -55 डिग्री -45 से 50 डिग्री तापमान चला जाता है। तो इतना ठंडा तापमान और इतना गर्म तापमान, जो तापमान यहाँ पे 14 से 28 तक जा रहा है या 30 मान लो, वो तापमान यहाँ पे
+1555 से -45 तक जा रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे तापांतर कम पाया जाता है, यहाँ पे तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। और आपको पता है शीत मरुस्थल लद्दाख के अंदर मिलता है हमको, ठीक है, जो देखने को मिलता है वो मिलता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट खत्म। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जो भारत उपमहाद्वीप में सीमा विवाद है, तो उसको हम अगले पॉइंट में शुरू करेंगे ताकि सीक्वेंस में हम नेक्स्ट तक चल सके। अब हम इस पे चलते हैं, भारत की समुद्री सीमा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कानून जो बनाया गया, यूएन के द्वारा एक कानून बनाया गया, यूएन के द्वारा बनाया गया, और ये बनाया गया 1882 में। 1882 में कानून बनाया गया। इसमें क्या किया गया कि जे 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है, इसमें एक चीज़ और है जो समझनी जरूरी है, उसको समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। हमारे मीटर कितने होते हैं? हमारे मीटर होते हैं 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्मल ये होता है। लेकिन समुद्र के अंदर 1852 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है, और इसको हम नॉटिकल मील कहते हैं। नॉटिकल मील कहते हैं। ये सिंपल कर दिया हमने। 12 नॉटिकल मील तक, इसको 1852 से गुणा करोगे आप 12 से, तो जितने मीटर आते हैं वहाँ तक भारत की संप्रभुता होगी। मतलब कि जैसा रिश्ता भारत का यहाँ पे है, जैसी पावर सरकार की यहाँ पे है, गवर्नमेंट की यहाँ पे है, वो पावर हमारी 12 नॉटिकल मील तक रहेगी। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता होती हमारी सेना, हमारा कारोबार, हमारा व्यापार, हमारे लोग और हमारा संविधान, उसके अलावा किसी और की नहीं चलेगी। संविधान की ही चलेगी, सरकार की ही चलेगी, सेना की ही चलेगी, नेताओं की ही चलेगी या लोगों की ही चलेगी। कोई बाहरी शक्ति हमें दबाव में नहीं ला सकती है। ये हमारी संप्रभुता होती है। तो यहाँ तक 12 नॉटिकल मील तक हमारी पूर्णतः संप्रभुता रहेगी, मतलब हमारा अधिकार रहेगा 12 नॉटिकल मील तक। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर में हमारा किलोमीटर होते वहाँ तक। यहाँ से लगाकर यहाँ तक सीमा शुल्क यहाँ पे संप्रभुता हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं। 24 नॉटिकल मील तक हम सीमा शुल्क वसूल सकेंगे। जो भी कोई आता है वहाँ पे, उससे हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। हमारी सीमा में कोई आया है तो उससे हम पैसे ले सकते हैं। उसको स्वच्छता का नियम बता सकते हैं कि आपने प्रदूषण फैलाया है, ये किया है, तो आप इतने पैसे दीजिए, आपके ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, तो उसको चालान कट जाएगा उसका। बस वित्तीय कानून लागू कर सकते हैं हम पैसों के मामले में। और ये अप्रवासन, ठीक है, अप्रवासन, ये एक तो हम प्रवासी हो गए तो हमारे देश के, अप्रवासन मतलब कोई आया है बाहरी तो उसको लेकर। फिर 200 नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार होगा प्राकृतिक संसाधनों पर, जैसे खनिज तेल, जो पेट्रोलियम जो भी हो गए वहाँ तक। और हम द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, कोई भी द्वीप, जनसंख्या बढ़ रही है तो द्वीप की आवश्यकता है, तो हम अगर किसी द्वीप का निर्माण करना चाहें या हम ढूंढना चाहें, अगर हमको द्वीप मिलता है तो 200 नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार है कि हम किसी द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। तो एक बार वापस देखना, 12 नॉटिकल मील तक हमारी संप्रभुता, हमारा पूरा पावर अधिकार रहेगा। 24 नॉटिकल मील तक ये चीज़ें रहेंगी। 200 नॉटिकल मील तक प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार और हम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। 12 नॉटिकल मील को हम कहेंगे प्रादेशिक सीमा, 24 नॉटिकल मील को हम कहेंगे संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील को हम कहेंगे अन्य क्षेत्र, ठीक है। ये मैप आपको बनाना है, सारी जानकारी इसके अंदर हमने लिख दी है। ऐसा कैसा बना देना, ऐसे कैसे लिख देना। 1882 में संयुक्त राष्ट्र ने कानून बनाया था, उसके द्वारा ये चीज़ें लागू की गई थी हर एक। और ये भारत की मुख्य भूमि से, ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप के यहाँ से हम 200 नॉटिकल मील तक, तो ऐसे तो फिर भारत खत्म ही नहीं होगा, हम कहीं ना कहीं द्वीप ढूंढ ही लेंगे वहाँ पे। तो इसलिए भारत की मुख्य भूमि से ये चीज़ें लागू होती है, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, फिर हम हमारे इस पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट आखिरी पॉइंट है, 5 मिनट की क्लास और होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्लास को आप रोक के उतार लेना, हम आगे चलते हैं। हमारा लास्ट आखिरी पॉइंट है उपमहाद्वीप और विवाद को लेकर है, ठीक है। उपमहाद्वीप और विवाद क्या होता है?
भारतीय उपमहाद्वीप और सीमा विवाद। तो हमारे देश पड़ोसी देश है, उन देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। थोड़ी बहुत झड़प हुई होगी, हमने लाइन खींच दी कि आप इससे आगे मत आना, हम आप इससे आगे नहीं जाएंगे। लड़ाइयाँ होती रहती है तो हमें बॉर्डर बना देते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनकी स्थिति अलग है, बॉर्डर नहीं मानते हम, ना तो वो मानते हैं ना हम मानते हैं। हम उनकी ज़मीन चाहते हैं, वो हमारी ज़मीन चाहते हैं और ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती है। तो हमने क्या किया कि इनको विवाद बोल दिया और विवाद का नाम दे दिया। तो चलते हैं आगे और समझते हैं इस चीज़ को। विवाद समुद्रों में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे इस अरब सागर ख़त्म होता है। यहाँ पे पाकिस्तान कहता है कि हमारी सीमा है, हमारा हमारा अधिकार है। भारत कहता है कि ये किसी का अधिकार नहीं है यहाँ पे। इस तरह की बातें होती है। अब ये हमारा जो पॉइंट है लास्ट, इसको समझते हैं। भौगोलिक अवरोध क्या होता है। विवाद पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भौगोलिक अवरोध क्या होता है। भौगोलिक अवरोध, भौगोलिक अवरोध का मतलब होता है कि हम एशिया से किस प्रकार से अलग हैं। हमारा देश जो है भारत है, वो एशिया से बिल्कुल अलग है, एक अलग ही जलवायु रखता है। जो एशिया के दूसरे देश है उन देशों से हम काफ़ी अलग हैं, इसको समझना। यहाँ से लगा के, ठीक है, पॉइंट तो लिखा हुआ है उधर, यहाँ से लगा के ध्यान से समझना इस चीज़ को। इससे आपको क्या समझ में आता है, देखना, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा इससे। यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे है अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान और यहाँ पे है म्यांमार और यहाँ पे है बांग्लादेश। ये तो हमको पता है, लेकिन आप चीज़ को सोचिए, ये सब देश हिमालय के इधर हैं। ये देश हिमालय की स्थिति से अलग है। हिमालय हमको पूरे एशिया से एक अलग ही कर रहा है, अलग कर रहा है। हमारी जलवायु बिल्कुल अलग होगी, उनकी जलवायु बिल्कुल अलग होगी, और इनमें ये देश भी शामिल है। इन देशों की जलवायु भी लगभग हमारे जैसी होगी। ये हमारे ही हिस्से थे पहले एक प्रकार से, ठीक है। जो अखंड भारत हम बात करते हैं, वो अखंड भारत ऐसा था, और यहाँ पे ये पूरा हिस्सा आता था। म्यांमार का थोड़ा हिस्सा अलग था। ये सारी चीज़ें, तिब्बत भी हमारा हिस्सा था पहले, लेकिन हमने चीन को दे दिया उसको। तो ये पूरा हिमालय एक भारत को एक अलग ही पहचान दे रहा है। इसको समझ गए तो आप जो विवाद है उनको आप बेहतर समझ जाओगे। ये लाइन हमने बनाई है, ये हिमालय की लाइन है। नेपाल में आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ दर्रे मिलते हैं, कैलाश पर्वत मिलता है, लेकिन चीन में आपको मिलेगा पठार, तिब्बत का पठार। हिमालय तो नहीं मिल रहा है। मध्य एशिया से आने वाली सारी हवाएं तिब्बत के पठार में इकट्ठी हो जाती, भारत की इधर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हिमालय बीच में आ रहा है, अवरोध का काम कर रहा है, रोधक का काम कर रहा है, मतलब अवरोध का काम कर रहा है। तो भारत की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि भौगोलिक अवरोध हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हमको मिलती है। ये 4 राज्य हैं इधर, ये चारों राज्य की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, असम हो गया इधर, ये त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर, ये आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ये जो हो गए, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और हिमालय भारत को एक अलग ही स्थिति दे रही है, अलग ही कर रही है। तो हमारा देश दूसरे देशों से काफ़ी अलग है। हमारी हर प्रकार की जलवायु हमारे देश में पाई जाती है, हमको मिलती है। ये थी हमारी क्लास। कैसे लगी आपको? आपको क्या करना है कि मैप बनाना है, अफगानिस्तान सारे देश लिखने हैं ऐसे, भारतीय उपमहाद्वीप सीमा विवाद में भौगोलिक अवरोध, हिमालय पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब आपको हेडिंग कैसे बनानी है? हिमालय पूर्वांचल की पहाड़ियाँ होने के कारण, भारत के उत्तर में हिमालय होने के कारण, पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ होने के कारण भारत को एक एशिया में एक अलग ही जगह का या स्थल का दर्जा देता है, और किस प्रकार से एशिया महाद्वीप से हमारा भारत अलग है, इसको बताता है। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में सीमा विवाद को लेकर हम बात करेंगे। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।